हेलो दोस्तों, तो आज हमारे पास यूपी बोर्ड 2025 में होने वाले सामाजिक विज्ञान का पेपर आ चुका है, जो कि खुद यूपी बोर्ड के वेबसाइट पर हमें मिला है। यानी कि आप 2025 यूपी बोर्ड अगर परीक्षा देने जा रहे हैं, तो यकीनन मानिए कि यह पेपर आपको जो है बहुत ही सहायता करेगा यूपी बोर्ड सामाजिक विज्ञान में। आइए हम इस पेपर को सॉल्व करते हैं, ताकि सामाजिक विज्ञान में 90 प्लस परसेंटेज फोड़ चुके हैं, क्योंकि ये जो मैं पेपर लाया हूँ बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही अच्छे तरीके का पेपर है, जो लगभग हर साल यूपी बोर्ड में आया हुआ है। तो आइए हम इस पेपर का मॉडल है 967 है, तो सामाजिक विज्ञान का जो कोड हुआ करता है 932 कोड हुआ करता है। इसे अपने OMR सीट में जो है डालना पड़ता है। चलिए अब देखते हैं पेपर। तो पेपर जो होना है वो 3 घंटे 15 मिनट का टोटल पेपर होगा। वो भी टोटल कितना 70 अंक का आपका पेपर रहेगा। यानी कि 17 अंक का आपका ये पूरा पेपर रहने वाला है। सभी प्रश्न को करना अनिवार्य रहेगा। प्रारंभ में आपको 15 मिनट मिलेंगे पढ़ने के लिए प्रश्न पत्र। उसके बाद यह पेपर जो रहने वाला है 2 खंडों में विभाजित रहेगा। कितने 2 खंडों में विभाजित रहेगा यह पेपर, जिसमें एक खंड है आ और दूसरा खंड है बा। यानी कि एक खंड आ और दूसरा खंड है बा। 2 खंडों में यह पेपर आपका विभाजित रहेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर होगा। और खंड जो बा है वो रिटन पेपर है, यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न है। खंड आ में आपके टोटल 20 मोस्ट MCQ यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन होने होने रहेंगे। चलिए हम देखते हैं खंड आ से मोस्ट 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन। आइए एक एक कर कर हम जो है सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ऑप्शन ए दे रखा है जर्मनी, बी दे रखा है फ्रांस, सी दे रखा है इटली, डी दे रखा है ब्रिटेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रांस में सर्वप्रथम जो है राष्ट्रवाद का उदय हुआ। वो भी कब में हुआ? 1789 में हुआ। कितना हुआ? 1789 में जो है यूरोप का राष्ट्रवाद में ही आपका ये है फ्रांस का राष्ट्रवाद का जो है जो प्रथम देश है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट पेपर का है ये। तो ड्यूक मैट्रिनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है? ड्यूक मैट्रिक ने सामाजिक का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है? तो यहाँ पर ऑप्शन आइए हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है रूसो, दूसरा ऑप्शन है विक्टर एमेनुअल, तीसरा ऑप्शन है काल्विन, और चौथा ऑप्शन है जोसेफ मैग्नीज। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा जोसेफ मैग्नीज ने जो है खतरनाक जो है दुश्मन माना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी? सूती कपड़ा की रूपरेखा किसने रखी? यानी कि सूती कपड़ा की मिल की रूपरेखा किसने रखी? ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए है जॉन राइट, ऑप्शन बी है रिचर्ड R.K. राइट, ऑप्शन सी है एंड्रू कर्निंग, ऑप्शन डी है जेसेप वांट। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिचर्ड आर्कर राइट ने ही सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा जो है तैयार की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। सन 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई ही। इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। यानी कि सन 1928 से 1934 तक तब भारत में 50% गेहूं की कीमत गिर गई। तो इसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर क्या पड़ा है ना। तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है कीमतों का गिर जाना, कीमतों का बढ़ जाना, या कीमतों का स्थिर रहना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका जो है सही हो जाएगा। यानी कि कीमत गिर गई थी, जिसके कारण पूरे विश्व में महामंदी आ गई थी।
तो उस समय जो है भारत में क्योंकि बड़ी ही दुर्दशा हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम। पांचवा क्या बता रहा है। 1448 ईस्वी में गुटेबर्ग ने कौन सी पुस्तक छापी। तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 1448 में गुटेबर्ग ने कौन सी पुस्तक छापी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, बाइबल ने ही पुस्तक गुटेबर्ग ने 1448 में छापी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है। तो इसका ऑप्शन ए दे रखा है, एक ही भाषा बोलने वाले लोग या सभी भाषा बोलने वाले लोग या केवल जर्मन भाषा बोलने वाले लोग या उपयुक्त में सभी। तो इसका आप लोग मुझे आंसर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एक ही भाषा बोलने वाले सरकार लोग जो है बेल्जियम की सामुदायिक सरकार का चयन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है, यानी कि संघीय सरकार से संबंधित नहीं है, वो भी नहीं है और नहीं है, इसे हमको विशेष ध्यान से जो है प्रश्न को पढ़ना है, तब जाके मुझे ऑप्शन देखना है। तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है, कठोर एवं निम्नलिखित संविधान या शक्तियों का केंद्रीकरण करना या संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन करना या सर्वोच्च न्यायालय क्या सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि संघीय सरकार के संबंधित नहीं है, यानी कि कठोर एवं निम्नलिखित ये तो संघीय सरकार के अंतर्गत आता है। शक्तियों के केंद्रीकरण भी संघीय सरकार के अंतर्गत आता है। संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन करना भी सामुदायिक सरकार के अंतर्गत आता है। अब सर्वोच्च न्यायालय संघीय सरकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नहीं आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। तो हमें ये पढ़ना है कि असमानता का बढ़ावा देने के प्रमुख कारण नहीं है, यानी कि असमानता यानी कि लैंगिक लैंगिक मतलब असमानता क्या वो कहती रोजगार, लैंगिक मतलब रोजगार है ना। श्रमिक एवं लैंगिक विभाजन ये तो है भाई। और जैविक बनावट ये भी है। जैविक बनावट मतलब जो हम बनाते हैं इसमें भी तो है, महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती है। समाज का प्रधान होना ये भी है। महिलाओं में साक्षरता की दर की कमी, तो ये हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9वां देखते हैं। सामुदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है। तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में है, आया है आपके सामने है। सामुदायिकता की सरकार की जो है प्रमुख जो है समस्या क्या होती है। तो धर्म को राष्ट्र आधार मान लेना, या धर्म को राष्ट्र से अलग कर दिया जाए, या सभी धर्मों को समान रूप से मानना जाए, या कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाए। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा, धर्म को ही राष्ट्र का आधार माना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची विषय नहीं है। संघ सूची विषय नहीं है, यानी कि संघ सूची मतलब जो हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर 10वां है। तो आप देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची विषय नहीं है। प्रतीक्षा या मुद्रा या शिक्षा या विदेशी मामले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिक्षा ही ऐसी एक है जो संघ सूची के विषय नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है। तो निम्नलिखित में से आपको बता दें कि पंजाब में भूमि संकुचन का कारण क्या है। संकुचन का कारण क्या है, इसमें ये ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है गहन खेती, ऑप्शन बी दे रखा है अधिक सिंचाई, ऑप्शन सी दे रखा है वानुकूलन मूलन, ऑप्शन डी दे रखा है अति पशु चारण। चलिए इसका देखते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अधिक सिंचाई वहाँ का भूमिका प्रमुख संकुचन है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन करें, यानी कि जो जो सही विकल्प है हमें उसे उन्हें चयन करना है। पहला विकल्प दे रखा है भाखड़ा नगल, यानी कि भाखड़ा नगल।
तो ये किससे संबंधित है? तो भाखड़ा नगल मतलब किससे संबंधित है? हीराकुंड दे रखा है। हीराकुंड जो बांध है वो किस नदी पे है? दूसरा है सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? टिहरी बांध किस नदी पे है? तो आप लोग ये मुझे कमेंट में कर बताएंगे ज़रूर, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैं अपने डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। पहले तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या होना है। अगर आप मानते हैं कि 90% मेरा आएगा तो आप इसका जो है करेक्ट आंसर जरूर दे पाएंगे, क्योंकि बहुत ही सरल होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13वां देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र के क्रियाकलाप है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाकलाप क्या हुआ करती है? ऑप्शन ए दे रखा है मछली पकड़ना, ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन सी है गुड़ बनाना, ऑप्शन डी है डेयरी। तो इसका हम बता दें आपका, और नीचे भी दे रखा है दो दे रखा है केवल ए, और जो दूसरा दे रखा है केवल ए एवं सी, और जो तीसरा दे रखा है केवल ए बी तथा डी, और चौथा दे रखा है बी और डी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है मछली पकड़ना, कृषि और डेयरी आता है, यानी कि ये चीजें आती है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, तो ये आपकी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सार्वजनिक सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? पहला ऑप्शन है रोजगार, दूसरा है आर्थिक क्रिया, तीसरा है उद्यम एवं स्वामित्व, और चौथा है श्रमिकों की संख्या, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उद्गम एवं उद्गम का स्वामित्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भू संचारण से क्या तात्पर्य है? भू संचारण मतलब होता है कि उपज मिट्टी हुआ करता है ना, उपजाऊ मिट्टी। भू संचारण मतलब वन हो, पानी हो, मतलब जो अधिक उपजाऊ मतलब जो अधिक उपयोगी मिट्टी है वही होता है भू संरक्षण। तो इसमें आइए हम ऑप्शन देखते हैं। भूमि का अनुपजाऊ होना, जो कि ये गलत है पहला। भूमि का दलदली होना, ऑप्शन नंबर सी है भूमि का उपजाऊ होना। भूमि का योजनाबद्ध होना, उपयोग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भूमि का उपजाऊ होना, यानी कि भूमि उपजाऊ है, भूमि संरक्षण के द्वारा ही भूमि उपजाऊ हुआ करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। गम मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरन, भारतीय जंगली गद्य प्राणी किस जाति में आते हैं? तो किस जाति में आते हैं गैंडा, हिरन, काला? तो ये किस जाति में आते हैं? तो ऑप्शन ए है असामान्य जाति, संकट एवं ग्रस्त जाति, या आ एवं बा, यानी कि ए और बी दोनों या उपयुक्त में सही। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सही हो जाएगा उपयुक्त, यानी कि असामान्य जाति में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधों का लक्षण नहीं है? तो हमें ये देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधों का लक्षण नहीं है। चलिए ये देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। ऑप्शन बी दे रखा है सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयाती होनी चाहिए। ऑप्शन सी दे रखा है विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। ऑप्शन दे रखा है अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आप बता दें इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि विश्व व्यापार संगठन अवरोधों को बढ़ावा देना ही हमारा विश्व अवरोधों का लक्षण नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कह रहा है। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? यानी कि भूमिहीन मजदूरों के लिए, जिनके पास भूमि नहीं है, उनके लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है आपका उपज समर्थन मूल्य देना, उनके बच्चों को विदेश में बसाना, या अधिक मजदूरी देना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपज, यानी कि जिनके पास भूमि नहीं है तो उनके ऑप्शन नंबर से इसका सही होता है, यानी कि जब वो श्रमिक मतलब काम करें तो उनको अधिक हमें मजदूरी देना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19वां देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कोयला, बी दे रखा है भूतापी ऊर्जा, ऑप्शन ए और बी दोनों में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, भूतापी ऊर्जा। यानी कि 20वां क्वेश्चन क्या है? वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुराष्ट्रीय अच्छा, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका जो है ए सही हो जाएगा। हाँ, ए आपका सही हो जाएगा, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, जिससे जहाँ पर अगर विदेश कंपनियां निवेश करेंगी जिस देश में, तो वहाँ पर रोजगार भी मिलेगा और वहाँ के लोगों की संरक्षा दर भी बढ़ेगी और वह देश जो है पहले से वृद्धि करता जो है चला जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अब खंड बा आता है जो कि बेहद इम्पोर्टेंट, यानी कि ये पूरा आपके 50 अंक का रहने वाला है। इसमें जो है पूर्ण वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन है, तो इसका हम बहुत ही जल्द सॉल्व लेकर आने वाले हैं। इसमें जो है लॉन्ग वाला, क्योंकि इसको भी बताएंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो चली जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइबर ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपके पास सबसे पहले जो है हमारा पहुंच जाए वीडियो। चलिए आज के लिए बस इतना ही काफ़ी।